मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने साना साना हाथ जोड़े का पार्ट नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। 4 तक मैं आपको भेज चुकी और कल जहां तक पढ़ाया था आज मैं उसके आगे से स्टार्ट करती हूँ। देखिए अब आगे क्या होता है, लेखिका आगे कहाँ जाती है और किस प्रकार से वह अपने सफर का आनंद उठाती है। देखिए आगे, आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी में भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत भी सुनने लगे। रेखांकित करिएगा, आदिम युग की किसी अभिशप्त यानी आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी यानी वो राजकुमारी जिसे मतलब शाप मिला हुआ, जिसे शापित किया गया हुआ, तो वही यहाँ पर बताया है कि मैं किसी आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत भी सुनने लगी। एक तरफ तो पानी की कलकल, एक तरफ तो जो झरना बह रहा था, उस झरने में पानी की जो आवाज हो रही थी वो संगीत, उसे उसने संगीत के रूप में बताया है। तो वो पानी में से एक आवाज निकल रही थी, वो झनकार बाहर नजर आ रही थी और वही लेखिका का जो हृदय है वो अंदर से हिलोरे ले रहा था, अर्थात एक अंदर भी तरंगे उठ रही थी और बाहर भी तरंगे उठ रही थी। तो एक तरफ तो वो कह रही है कि मैं बाहर जो झरने से संगीत निकल रहा था उसे मैं सुन रही थी और दूसरी तरफ मेरे आत्मा का संगीत भी मैं अंदर से सुनने लगी थी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। जो जलधारा बह रही थी पानी की, मैंने उसमें पैर डुबोया तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे मेरी सिर्फ पैर नहीं भीगा, यानी मेरी अंतर आत्मा भी, मेरा हृदय भी पूरी तरह से भीग गया। मन काव्य में हो उठा। काव्य में का मतलब होता है भावुक हो जाना। रेखांकित करिएगा और लिख लीजिएगा, मन काव्य में हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। देखिए सबसे पहले से समझिए, पूरे पर रेखांकित कर लीजिएगा कि मन काव्य में हो उठा, यानी कहने का मतलब है कि लेखिका का मन इतना भावुक हो गया था, इतना विचार मग्न हो गया था कि उसमें से स्वतः ही अपने आप ही कविताएं उमड़ने लग गई। देखिए जब व्यक्ति बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है ना, तो उसके हृदय में से अपने आप ही ऐसी बातें उठने लग जाती हैं कि वह ना चाहते हुए भी अपने वो खुद को एक कवि समझने लग जाता है। तो वही चीज यहाँ बताई है कि एक कवि की भांति उसका मन भावुक हो गया और वह अपनी उन पंक्तियों को मनी मन सोचने लग गई और उनको गुनगुनाने लग गई। भावुक होना सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। अब इसे देखिए, जो जीवन की अटल सत्यता है, जो वहां उसे सत्यता नजर आ रही थी कि झरने बह रहे थे, जो चारों तरफ उसे पानी जो नदी थी, तिस्सा नदी वो बहती हुई नजर आ रही थी, पहाड़ों का सौंदर्य नजर आ रहा था, बर्फ की असीमता नजर आ रही थी, रंग बिरंगे फूल नजर आ रहे थे, वादियां नजर आ रही थी, बहुत कुछ हिमालय नजर आ रहा था उसे एक वैभव विराट स्वरूप के अंदर। तो ये सारी जो प्रकृति का अटल सत्य है वो उसे नजर आ रहा था और उस सत्य के अंदर जो सौंदर्य था, झरनों का जो गिरता हुआ पानी था वो पानी नहीं, उसे दूध के समान प्रतीत हो रहा था। तिस्सा नदी की जो जलधारा बह रही थी वह उसे खिलाती हुई, मस्ताती हुई नजर आ रही थी। इसी प्रकार से जो हिमालय था वो उसे विराट वैभव स्वरूप में चारों तरफ फैला हुआ पसरा हुआ नजर आ रहा था। फूल जो थे वो उसे मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे। तो मैंने आपको हर चीज सुंदरता बताई और सुंदर किस तरह से सत्यता है और सत्यता में कौन सा सौंदर्य छुपा हुआ है, किस तरह से लेखिका ने पहले अटल सत्य को बताया है कि सत्यता क्या क्या है। ईश्वर ने इस धरती पर जितनी भी प्राकृतिक चीजें बनाई हैं वो एक सत्यता है और इस सत्यता के अंदर क्या सौंदर्य छुपा हुआ है वो एक कवि होने के नाते, एक लेखिका होने के नाते उसे वह उन सभी प्राकृतिक चीजों के अंदर नजर आ रहा था। तो वो कह रही थी कि मेरा मन काव्य में हो उठा था और सत्य और सौंदर्य को छूने लग गया था, यानी इस तरह से मुझे सारी चीजें नजर आ रही थी। पंक्ति आ जाए और
पूछा जाए क्या आशय है तो आप फिर इस तरह से आंसर लिखेंगे। आगे देखिए, जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझसे जीवन की शक्ति का मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। लेखिका कह रही है कि जीवन की अनंतता जिसका कभी अंत न हो, यानी जिसकी कोई सीमा ना हो, जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना, झरने गिरते रहते हैं। हम सोच सकते हैं कि हमारी आयु 50 वर्ष है, 60 वर्ष है, 70 वर्ष है या कितने वर्ष है, वो आयु का एक ये लगाया जा सकता है कि इंसान इतने साल तक, हाँ इतने साल की 100 साल की आयु में कभी भी उड़ सकता है, लेकिन ये झरने अपनी अनंतता का प्रतीक है। इनकी कभी भी कोई भी, ये कहीं भी नहीं रुकने वाले, लगातार ये दिन पर दिन, मतलब ये वो पहाड़ी जगह है कि जहां पर सौंदर्य अपनी चारों तरफ पसरा फैला हुआ है, इसकी कहीं कोई कमी नहीं हो, लगातार हजारों वर्षों तक ये बहते रहते हैं। तो वही है, अनंतता का प्रतीक वह झरना उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था, यानी मुझे जीवन की शक्ति का एहसास कराने लग गया था कि वाकई में कि किस प्रकार से इस जीवन को जो जिया जा रहा है, उस जीवन को साधारण तरीके से ना जी करके उस सौंदर्य को समझा जाए, उसका एहसास किया जाए, उस सत्यता को बूझा जाए, तब जा करके उस जीवन को जीने का एक आनंद ही अलग सा है। तो वो कह रहा है कि कह रही है कि मुझे अंदर से इस बात का एहसास हो रहा था, इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती हुई धारा बन बहने लगी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वह जीवन की सत्यता के रहस्य को समझने लग रही थी। तो वही चीज यहाँ पूरी बात को रेखांकित कर लीजिएगा कि उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था, देश यानी देश और काल की सरहदें कहा है कि यानी सीमाओं से, सरहद की सीमा से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। यानी कहने का मतलब है कि मैं अपनी जगह को छोड़ करके, मैं अपनी जगह को, अपनी सरहद को छोड़ करके जो यहाँ आई हूँ, जो इस अनंत सौंदर्य को मैं जो देख रही हूँ, जो असीम सौंदर्य को जो मैं देख रही हूँ, उस सौंदर्य को देख करके मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं भी इस जल की धारा के समान हूँ। तिस्ता नदी का जल जिस तरह से आगे बढ़ता चला जा रहा है और उसे प्रतीत नहीं हो रहा, उसे पता नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ जाके रुकूंगा और कहाँ जाके रुकूंगा, उसी तरह से मैं भी जल की धारा के समान आगे बहने लग गई हूँ। अर्थात मेरे सोचने की कोई भी सीमा नहीं है, मेरे मस्तिष्क में विचार पे विचार, विचार पे विचार उमड़ते जा रहे हैं और इस अद्भुत सौंदर्य को देख करके मन बावला हुआ जा रहा है। तो इस तरह से आगे वो कह रही है कि भीतर की सारी तामसिकताएं यानी बुरी भावनाएं, तामसिकताओं का मतलब होता है बुरी भावनाएं। देखिए, मनुष्य के अंदर छल है, कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तामसिकता है उसके अंदर। ये सारी जो तामसिकताएं हैं, पूरी जो गंदी आदतें हैं, उसकी जो बुरी भावनाएं हैं, उनके लिए हर मनुष्य के अंदर होती है। वो झूठ भी बोलता है, बुरा भी सोचता है दूसरों के लिए, ईर्ष्या भी करता है दूसरों से, दूसरों के लिए कभी अच्छा नहीं सोचता है। ये सारी चीजें हर मनुष्य के अंदर होती है। एक वही उसी रूप में वह अपने आप को एक साधारण इंसान समझ करके कह रही है, यहाँ पर अपने मन से प्रार्थना कर रही है कि भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं यानी बुरी इच्छाएं, दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई। जिस तरह से ये पवित्र, स्वच्छ और निर्मल जल मुझे प्रतीत हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर जितना भी हलाहल विष था, जितनी भी तामसिकताएं थी, जितनी भी दुष्ट वासनाएं थी, यानी काम, क्रोध, वासना, आपके अंदर तृष्णा, ये सारी चीजें जो थी, ये तिस्ता नदी के जल में बह करके मेरा मन पाक और पवित्र हो गया। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं और सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। ऐसा मन हो रहा था कि जिस तरह से ये निर्मल जल की धारा आगे बहती जा रही है, आगे बढ़ती चली जा रही है, मैं भी इसी प्रकार से जीवन में आगे बढ़ती रहूं और अपने मन को पवित्र और स्वच्छ रखूं। इस झरने की
सुनती रहूं इस झरने की पुकार को, और इस प्रकार इस झरने के संगीत को, इस झरने की गुनगुनाहट को, इस झरने के मधुर संगीत को मैं लगातार सुनती रहूं और इसकी प्रेरणा लेती रहूं। पर जितेन मुझे ठेलने लगा, ऐसे करके धक्का देने लगा, ठेलने लगा। ओ मैडम जगिए, कहाँ खो गई, किन ख्यालों में हो मैडम, जगिए। इस तरह से जितेन मेरे से कहने लगा। डैश 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 कर रखा है आगे, तो हमें आगे का सोचना है कि उसने क्या बोला था। जितेन मुझे ठेलने लगा, मुझे धक्का देने लगा, मैं उसमें पूरी तरह से उन विचारों में डूब गई थी। तो जितेन ने आकर के मुझे होश दिलाया, इससे भी सुंदर नजारे मिलेंगे। वो मुझसे कहने लगा कि मैडम उठिए और आगे चलिए, आगे इससे भी सुंदर, इससे भी खूबसूरत क्षण मिलेंगे, इससे भी सुंदर नजारे मिलेंगे। देखिए आगे और प्रकृति के अनेकों नजारे को। उठिए मैडम यहाँ से। इस तरह से जीते ने मुझे उठाया और वहां से आगे लेकर गया। आगे देखिए, अनमनी सी में उठी। मैं मतलब अनमनी सी का मतलब मैं आधी तो उस दृश्य में थी, मेरा मस्तिष्क, और आधी जितेन ने मुझे खेल दिया था ना, मैं तो एकदम से बहुत चपकी सी हो गई थी मैं। तो आधा मन मेरा उस तरफ था, आधा मन मेरा इधर था। तो उन्होंने कहा है कि मैं अनमनी अनमनी सी में उठी। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नजारे आंखों और आत्मा को सुख देने वाले। थोड़ी देर बाद मुझे वही नजारे सारे नजर आने लग गए, जो मेरी आंखों को और मेरी आत्मा को दोनों को ही सुख दे रहे थे। कहीं हरे चटक रंग का मोटा कालीन ओढ़े, तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब कुछ छू मंतर जादू की तरह से होने लगा। देखिए, कभी उसे रास्ते में जो बिल्कुल हरी घास थी, तो वो कालीन की तरह से नजर आ रही थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कवि की जो सोच होती है, कवि की जो कल्पनाएं होती है, एक लेखक हो या कवि हो, तो उनकी सोचने की, समझने की शक्ति कुछ और ही होती है। वो कुछ और ही सोचते हैं, हम कुछ और ही सोचते हैं। तो वही है, कहीं उसे वो घास पीलापन लिए नजर आ रही थी, तो कहीं हरापन लिए नजर आ रही थी, तो उसे वो कारपेट के समान, एक कालीन के समान नजर आ रहे थे। तो कहीं पलस्तर उखड़ी हुई है, प्लास्टर जो होता है, प्लास्टर उखड़ी हुई दीवारें नजर आ रही थी, पथरीले रास्ते नजर आ रहे थे। और धीरे धीरे ये सारे परिदृश्य, ये सारे नजारे छूमंतर होने लग गए, यानी जादू की तरह से गायब होने लग गए, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादल की एक मोटी चादर, सब कुछ बादल में, यानी चारों तरफ कोहा ही कोहा सा छा गया था। बादल ही बादल हो गए थे, धुंध छा गया था, और लेखिका जो देख रही थी, वो सामने, वो नजारा ना होकर के बादल ही बादल उसे सामने नजर आ रहे थे। तो इस तरह से वो दृश्य उसे और भी सौंदर्य उस दृश्य के अंदर उसे नजर आने लग गया था। इस तरह से आपका ये टॉपिक इतना आज कंप्लीट हुआ। अब आगे का मैं आगे आपको कल पढ़ाऊंगी।